हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। आज लेकर आया हूँ कहानी दोबारा से दास्तान गोई में। पिछली बार लेकर आया था लंदन की एक रात निर्मल वर्मा जी की कहानी, और आज लेकर आया हूँ दोबारा से एक नई कहानी जो कि निर्मल वर्मा जी की है। और शुरुआत करते हैं कहानी दहलीज से। पिछली रात रूनी को लगा कि इतने बरसों बाद कोई पुराना सपना धीमे कदमों से उसके पास चला आया है। वही बंगला था, अलग कोने में पत्तों से घिरा हुआ, वो धीरे धीरे फाटक के भीतर घुसी है। मौन की अथाह गहराई में लौट डूबा है। शुरू मार्च की बासंती हवा को घास को सहरा सहरा जाती है। बहुत बरसों पहले के एक रिकॉर्ड की धुन छतरी के नीचे से आ रही है। ताश के पत्ते घास पर बिखरे हैं। लगता है जैसे शम्मी भाई अभी खिलखिलाकर हंस देंगे, और आपा बरसों पहले जिनका नाम जेली था, बंगले के पिछवाड़े क्यारियों को खोदते ही पूछेंगी, रूनी जरा मेरे हाथों को तो देख, कितने लाल हो गए हैं। इतने बरसों बाद रूनी को लगा कि वो बंगले के सामने खड़ी है और सब कुछ वैसा ही है जैसा कभी बरसों पहले मार्च के एक दिन की तरह था। कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं। वही बंगला है। मार्च की खुश्क गर्म हवा साए साए करती चली आ रही है। सोनी से दोपहर को पर्दे के रिंग धीमे धीमे खनखना जाते हैं और वो घास पर लेटी है। बस अब अगर मैं मर जाऊं तो, उसने इस घड़ी सोचा था। लेकिन वो दोपहर ऐसी न थी कि केवल चाने भर से कोई मर जाता। लॉन के कोने में 3 पेड़ों का एक झुरमुट था। ऊपर की फुनगियों एक दूसरे से बार बार उलझ जाती थी। हवा चलने से उनके बीच आकाश की नीली फांक कभी मुन जाती थी, कभी खुल जाती थी। बंगले की छत पर लगे एरियल पोल के तार को देखो तो घास पर लेटकर अधमूंदी आंखों से रूनी ऐसे ही देखती है तो लगता है जैसे वो हिल रहा है। हौले हौले अनझिप आंखों से देखो, पलक बिल्कुल ना मुंह दो, चाहे आंखों में आंसू भर जाए तो भी। रूनी ऐसे ही देखती है तो लगता है जैसे तार बीच में से कटता जा रहा हो, और 2 कटे हुए तारों के बीच आकाश की नीली फांक आंसू की सतह पर हल्के हल्के तैरने लगती है। हर शनिवार की प्रतीक्षा हफ्ते भर की जाती है। वो जेली को अपने स्टाम्प एल्बम के पन्ने खोलकर दिखलाती है, और जेली अपनी किताब से आंखें उठाकर पूछती है, अर्जेंटीना कहाँ है, सुमात्रा कहाँ है। हर रोज़ नए नए देशों के टिकटों से एल्बम के पन्ने भरते जाते हैं। और जब शनिवार की दोपहर को शम्मी भाई हॉस्टल से आते हैं तो जेली कुर्सी से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक धुली धुली सी ज्योति निखर आती है, और वो रूनी के कंधे झिंझोड़ कर कहती है, जा ज़रा भीतर से ग्रामोफोन तो ले आ। रूनी क्षण भर रुकती है। वो जाए या वहीं खड़ी रहे। जेली उसकी बड़ी बहन है। उसके और जेली के बीच बहुत से वर्षों का सूना लंबा फासला है। उस फासले के दूसरे छोर पर जेली है, शम्मी भाई हैं। वो उन दोनों में से किसी को नहीं छू सकती। वो दोनों उससे अलग जीते हैं। ग्रामोफोन महज एक बहाना है। उसे बेचकर जेली शम्मी भाई के संग अकेली रह जाएगी। और तब रूनी घास पर भाग रही है बंगले की तरफ। पीली रोशनी में भीगे घास के तिनकों पर रेंगती हरी गुलाबी धूप और दिल की धड़कन। हवा, दूर की हवा के मटियाले पंख एरियल पोल को सहला जाते हैं सर सर, और गिरती हुई लहरों की तरह झाड़ियाँ झुक जाती हैं आंखों से फिसल कर। वो बूंद पलकों की छाँव में कांपती है जैसे वो दिल की एक धड़कन है जो पानी में उतर आई है। शम्मी भाई जब हॉस्टल से आते हैं तो वो सब उस शाम लॉन के बीचों बीच कैनवास की पैराशूट नुमा छतरी के नीचे बैठते हैं। ग्रामोफोन पुराने ज़माने का है, और शम्मी भाई हर रिकॉर्ड के बाद चाबी देते हैं। जेली सुई बदलती है और वो रूनी चुपचाप चाय पीती है। जब कभी हवा का कोई तेज झोंका आता है तो छतरी धीरे धीरे डूलने लगती है। उसकी छाया चाय के बर्तनों, टीकोजी और जेली के सुनहरी बालों को हल्के से बुहार जाती है। रिकॉर्ड के बाद वो चाबी भी देते हैं। रूनी को लगता है जैसे किसी दिन हवा का इतना जबरदस्त झोंका आएगा कि छतरी धड़ाम से नीचे आ गिरेगी और तीनों उसके नीचे दब मरेंगे। शम्मी भाई जब अपने हॉस्टल की बातें बताते हैं तो वो और जेली विस्मय और कौतूहल से टुकुर टुकुर उनके चेहरे, उनके हिलते हुए होठों को निहारती है। रिश्ते में शम्मी भाई चाहे उनके कोई न लगते हों, किंतु उनसे जान पहचान इतनी पुरानी है कि अपने पराये का अंतर कभी उनके बीच आया हो याद नहीं पड़ता। हॉस्टल में जाने से पहले जब पराये का अंतर भी ना आया है, वो इस शहर में जब वो आए थे तो अब्बा के कहने पर कुछ दिनों उन्हीं के घर रहे थे।
अब कभी वो शनिवार को उनके घर आते हैं तो अपने संग जेली के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से अंग्रेज़ी के उपन्यास और अपने मित्रों से मांगकर कुछ रिकॉर्ड लाना नहीं भूलते। आज इतने वर्षों बाद भी जब उसे शम्मी भाई को दिए हुए अजीबोगरीब नाम याद आते हैं तो हंसी आए बिना नहीं रहती। उनकी नौकरानी मेहरू के नाम को 4 चांद लगाकर शम्मी भाई ने उसे कब सदियों पहले की सुकुमार शहजादी मेहरुन्निसा बना दिया, कोई नहीं जानता। वो रेहाना से रूनी हो गई और आप पहले बेबी बनी और उसके बाद जेली आइसक्रीम और आखिर में बेचारी सिर्फ जेली बनकर रह गई। शम्मी भाई के नाम इतने बरसों बाद भी लॉन की घास और बंगले की दीवारों से लिपटी बेललताओं की तरह चिरंतन और अमर है। ग्रामोफोन के घूमते हुए तवे पर फूल पत्तियां उगाती हैं। एक आवाज़ उन्हें अपने नरम नंगे हाथों से पकड़कर हवा में बिखेर देती है। संगीत के सुर झाड़ियों में हवा से खेलते हैं। घास के नीचे सोई हुई बुरी मिट्टी पर तितली का नन्हा सा दिल धड़कता है। मिट्टी और घास के बीच हवा का घोंसला कांपता है और ताश के पत्तों पर जेली और शम्मी भाई के सिर झुकते हैं, उठते हैं, मानो वे दोनों 4 आंखों से घिरी सांवली झील में एक दूसरे की छायाएं देख रहे हैं। और शम्मी भाई जो बात कहते हैं उस पर विश्वास करना न करना उसका कोई मायने नहीं रखता। उसके सामने जैसे सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ खो जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चुप रहती हैं और जिन्हें जब रूनी रात को सोने से पहले सोचती हैं तो लगता है कि कहीं एक गहरा धुंधला सा गड्ढा है जिसके भीतर वो फिसलते फिसलते बच जाती है और नहीं गिरती है तो मुंह रह जाता है न गिरने का। और जेली पर रोना आता है, गुस्सा आता है। जेली में क्या कुछ है कि शम्मी भाई जो उसमें देखते हैं वो रूनी में नहीं देखते। और जब शम्मी भाई जेली के संग रिकॉर्ड बजाते हैं, ताश खेलते हैं, वे इसके नीचे अपना पाँव उसके पाँव पर रख देते हैं तो वो अपने कमरे की खिड़की के पर्दे के परे चुपचाप उन्हें देखती रहती है, जहाँ एक अजीब सी मायावी रहस्यमयता में डूबा झिलमिल सा सपना है। और पर्दे को खोलकर पीछे देखना, ये क्या कभी नहीं हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। मेरा भी एक रहस्य है जो ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। रूनी ने आंखें मूंद कर सोचा, मैं चाहूँ तो कभी भी मर सकती हूँ उन 3 पेड़ों के झुरमुटों के बीच, ठंडी गीली घास पर, जहाँ से हवा में डोलता हुआ एरियल पूल दिखाई देता है। हवा में उड़ती हुई शम्मी भाई की टाई, उनका हाथ जिसकी हर उंगली के नीचे कोमल सफ़ेद खाल पर लाल लाल से गड्ढे उभर आए थे, छोटे छोटे चांद से गड्ढे जिन्हें अगर छुओ, मुट्ठी में बीचो, हल्के हल्के से सहलाओ तो कैसा लगेगा? सच कैसा लगेगा? किंतु शम्मी भाई को नहीं मालूम कि वो उनके हाथ को देख रही है, हवा में उड़ती हुई उनकी टाई उनकी चिपचिपाती आंखों को देख रही है। ऐसा क्यों लगता है कि एक अपरिचित डर की खट्टी खट्टी सी खुशबू उसे अपने मन में धीरे धीरे घेर रही है। उसके शरीर के एक एक अंग की गांठ खुलती जा रही है और मन रुक जाता है। और लगता है कि लॉन से बाहर निकलकर वो धरती के अंतिम छोर तक आ गई है और उसके परे केवल दिल की धड़कन है जिसे सुनकर उसका सिर चकराने लगता है। क्या उसके संग ही ये होता है या जेली के संग भी? तुम्हारी एल्बम कहाँ है? शम्मी भाई धीरे से उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसने घबराकर शम्मी भाई की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। जानती हो इसमें क्या है? शम्मी भाई ने उसे कंधे पर हाथ रख दिया। रूनी का दिल धोखने की तरह धड़कने लग गया था। शायद शम्मी भाई वही बात कहने वाले हों जिसे वो अकेले में रात को सोने से पहले कई बार मन सोच चुकी है। शायद इस लिफाफे के भीतर एक पत्र है जो शम्मी भाई ने चुपके से उसके लिए, केवल उसके लिए लिखा है। उसकी गर्दन के नीचे फ्रॉक के भीतर से ऊपर उठती हुई कच्ची सी गोलाइयों में मीठी मीठी सी सुइयां चुभ रही हैं। मानो शम्मी भाई की आवाज़ ने उसकी नंगी पसलियों को होले से उमेड़ दिया हो। उसे लगा चाय की केतली की टीकोजी पर जो नाल नीली मछलियाँ काढ़ी गई हैं वह अभी उछलकर हवा में तैरने लगेंगी। शम्मी भाई सब कुछ समझ जाएंगे, उनसे कुछ भी छिपा ना रहेगा। शम्मी भाई ने वो नीला लिफाफा मेज़ पर रख दिया और उसमें से टिकट निकाल कर मेज़ पर बिखेर दिए। ये तुम्हारी एल्बम के लिए है। वो एकाएक कुछ समझ नहीं सकी। उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है और उसकी पहली और दूसरी सांस के बीच एक खाली अंधेरी खाई खुलती जा रही है। जेली जो माली के फावड़े से क्यारी खोदने में जुटी थी उसके पास आकर खड़ी हो गई और अपनी हथेली हवा में फैलाकर बोली, देख रूनी, मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। रूनी ने अपना मुंह फेर लिया। वो रोएगी, बिल्कुल रोएगी, चाहे जो कुछ हो जाए। दोबारा लेकर आता हूँ कहानी का अगला अंश आप लोगों के पास कल यहीं दास्तानगोई में।